आज के क्लास का जो डिस्कशन है उसका थीम ही मान लो तुम ऐसा है कि हम लोग को है ना किसी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर जिसमें जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है वो किसी डिस्टेंस का फंक्शन होगा। जैसे आपके सामने ये एक इक्वेशन दे दिया गया है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू आर। तो ये इक्वेशन तुमको ये दिखाता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सॉलिड स्फीयर में वो यूनिफॉर्म नहीं। अगर वो आर का फंक्शन है इसका मतलब है कि अगर आप स्फीयर के एग्जैक्ट सेंटर पे हैं तो आर 0 होगा और वहां पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उस सेंटर से दूर जाएंगे आपका आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो जो चार्ज का डेंसिटी है रो नॉट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो जो हमारे चार्ज का डेंसिटी है वो भी है ना इंक्रीज करेगा। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कोई चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग आखिर कैसे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आज का क्लास का मेन डिस्कशन स्टार्ट होगा। आपको एक इक्वेशन लेके पढ़ाया जा रहा है जहां रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर है, लेकिन आपके सामने ऐसा कोई भी इक्वेशन हो सकता है। जैसे ये भी हो सकता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आपको दे सकता है रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर स्क्वायर। आपको कोई एक ग्राफ दे सकता है, आपको खुद से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेटर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको किस लेवल तक परेशान करना चाहता है, वो क्वेश्चन को कितना हार्ड करना चाहता है। लेकिन आपका चाहे किसी भी लेवल का इस तरह का क्वेश्चन हो, मेरे बताए गए रास्ते से चलिएगा, आपको 110% हर बार आंसर मिलेगा। मेरे बताए गए रास्ते से चलिएगा, आपको 110%, चाहे ये जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, इवन एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हो, आप जरूर बना के आएंगे। आपको बस जो हम बता रहे हैं बस उसको फॉलो अप करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, जब भी इस तरह का कोई न्यूमेरिकल रहेगा सबसे पहला काम होता है आपको इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू निकालना। मतलब आप सबसे पहले अपना ध्यान लगाएं चार्ज इनक्लोज्ड को निकालने पे। चार्ज इनक्लोज्ड को निकालने का तरीका आपको लास्ट से स्टार्ट कर दिया गया था बताना कि देखो भाई, हमारे पास अगर स्फेरिकल है, हमारे पास अगर सॉलिड स्फीयर है, तो उसमें एलिमेंट्री पार्ट की तरह आप एक स्फेरिकल शेल लेंगे जिसका रेडियस आर होगा, जिसके थिकनेस है ना dr होगा। और इस स्फेरिकल शेल के लिए हम लोग सबसे पहले कि स्मॉल चार्ज लिखेंगे, dq लिखेंगे, स्मॉल चार्ज कैसे लिखेंगे? तो हम लोग जो चार्ज का डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, चार्ज का डेंसिटी जो क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ आर दिया रहेगा, उस चार्ज के डेंसिटी को हम लोग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा स्फेरिकल शेल है, जो आपको एलिमेंट्री स्फेरिकल पार्ट दिखाई दे रहा है येलो कलर से आपको अंदर, उसका स्मॉल वॉल्यूम होगा उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया उसका सरफेस एरिया, किसका? एलिमेंट्री स्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस हो गया उसका डी आर। मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको अगर टोटल चार्ज इनक्लोज निकालना है, अगर तुमको टोटल चार्ज इनक्लोज निकालना है तो रिमेंबर दैट अगर आपको टोटल चार्ज इनक्लोज निकालना है तो आपका जो dq है उसी को इंटीग्रेट करना है किसी लोअर लिमिट से किसी अपर लिमिट के बीच। आपका जो चार्ज इनक्लोज निकालना, देख लो अच्छे से, आपका जो चार्ज इनक्लोज निकालना है उस पे है ना आपको करना ये पड़ेगा कि आपका जो dq आया है जस्ट इंटीग्रेट फॉर दैट। अभी जरा वर्ड सर इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? तो भाई यहाँ पे ऐसे देखो, हम आपको अब आगे प्रोसेस कराते हैं, जरा आप देखिएगा ध्यान से। अगर आप यहाँ पे क्यू इनक्लोज निकालना चाहते हैं तो सिनारियो ये आपके सामने बन के रखा है कि आपको dq का इंटीग्रेशन करना है, मतलब रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr का इंटीग्रेशन करना है किसी लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच। सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिसीजन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे आप देखो, सबसे पहला पार्ट जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो आप किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस के अंदर बात कर रहे हैं। आप किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस के अंदर बात कर रहे हैं। जब आप किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस के अंदर बात कीजिएगा, मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है और आप इसके अंदर में एक पॉइंट P यहाँ पे लिए, आपको इस पॉइंट तक बात करना है। तो याद रखिए
आप जो पॉइंट चुने हैं वहां का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मेरा ये रेड वाला है, दिस इज योर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज योर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ओके। ये आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर का चार्ज निकालना है, इसके अंदर का चार्ज निकालना है। सर कौन सा चार्ज निकालना है? हम बोलेंगे देखो भाई तुमको ये येलो वाला चार्ज निकालना है। अच्छा, इस येलो वाले चार्ज के लिए इंटीग्रेशन का लिमिट कोई हमको बता सकता है कहां से कहां तक चलेगा? जीरो से स्मॉल आर। बिल्कुल सही, जीरो से लेके स्मॉल आर तक, क्योंकि तुमको बाहर वाला चार्ज आप किसको कह रहे हैं सर? बाहर वाला चार्ज हम है ना इस ब्लू वाले को कह रहे हैं। तुमको इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इस चार्ज से तुमको कोई मतलब नहीं है, बोलो सही है? यस सर। तुमको केवल जो येलो रीजन के अंदर का चार्ज है, जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तुमको उससे मतलब है। इसलिए आपके इंटीग्रेशन का लिमिट, लोअर लिमिट आपका 0 होगा और इंटीग्रेशन का अपर लिमिट आपका r होगा, 0 से r तक के अंदर का चार्ज, ओके। तो सबसे पहले अगर आप इस न्यूमेरिकल को बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेशन प्रोसेस करके चीजों को है ना थोड़ा देख लेना चाहिए। यहाँ जैसे देखो, अगर हम क्यू इनक्लोज निकालते तो हमको इंटीग्रेशन करना है रो डॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का, जीरो से लेके आर तक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले रो नॉट इंटू आर आपको इक्वेशन दिया गया था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, जीरो से लेके आर तक। क्या हम इसको एक बार में लिख दें? रो नॉट इंटू 4 पाई कॉमन होगा, आर पे पावर 3 का इंटीग्रेशन आप करेंगे, आर पे पावर 4/4 होगा, जीरो से लेके आर तक। तो आपके पास क्यू इनक्लोज का वैल्यू हो गया रो नॉट डॉट 4 पाई, आर पे पावर 4/4। आप चाहेंगे तो 4 कैंसिल कर सकते हैं, वो सब आपका मैथमेटिक्स है, वो आप संभाल लीजिए। तो आपको क्यू इनक्लोज ऐसे निकालना है। अब एक बार अगर आपका क्यू इनक्लोज आ गया तो अब आपको गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाइंग योर गॉसेस थ्योरम, एज यूजुअल आपका गॉसेस थ्योरम आपको यूज करना पड़ता है। तो गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए आप लिखते हैं हमेशा दैट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की जगह पे आ गया है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी को कह रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी को कह रहे हैं, उसका क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन, and that will be equals to q enclosed by epsilon naught, and that will be equals to q enclosed by epsilon naught। क्या हम लोग बहुत बार ये काम कर चुके हैं कि E डॉट डी ए का क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, बोलो सही है? यस सर। तो डायरेक्ट लिख दो, इतना काम हो गया है कि E डॉट डी ए को सीधा E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। आप में से जो लोग नए हैं आप ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दीजिए और एरिया का इंटीग्रेशन कीजिए। जब आप एरिया का स्फीयर के सरफेस पे एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन में वो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो आपके पास हो गया E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज आप निकाल रखे हैं रो नॉट इंटू 4 पाई इंटू आर पे पावर 4/4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग निकाल रखे, ये हम लोग चार्ज हम लोग निकाल रखे, देख लो ऊपर यहाँ पे आया है ना, ये रो नॉट इंटू 4 पाई आर पे पावर 4/4, तो उसको हम लोग पुट कर दिए। अगर आप इस कैलकुलेशन को करना चाहते हैं तो इस 4 पाई के साथ ये 4 पाई कटा और ये आर स्क्वायर के साथ ये 4 कट के 2 आ गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन हो गया रो नॉट इंटू आर पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? अब आपको एक है ना गुरु मंत्र देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जो E इक्वल्स टू रो नॉट आर पे पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं ना, इसको एकदम याद मत कीजिएगा, इसको एकदम याद मत कीजिएगा। मतलब क्या मजाक कर रहे हैं, आपको मत बोल क्यों रहे हैं, आप बोलिए याद कीजिएगा। नहीं यार, एकदम याद मत करना, ये काम का नहीं है। आपको अगर हम ऊपर रो का इक्वेशन बदल दे, अगर हम आपके ऊपर में ही आपके न्यूमेरिकल में रो का इक्वेशन बदल दे तो क्या बोलता है, सेम आंसर आएगा क्या? नो सर, अलग आएगा। इसलिए हमेशा इस टॉपिक में मेथड को दिमाग में रखिए, फॉर्मूला मत रटिए, मेथड दिमाग में रखिए कि आएगा कैसे। क्योंकि अच्छा एग्जामिनेशन तुमसे कोई फॉर्मूला का खेल नहीं खेलेगा इस क्वेश्चन में, वो सीधा मेथड देगा, वो एक नया देगा रो का इक्वेशन। तुमको क्या करना होगा, पहले क्यू इनक्लोज निकालना पड़ेगा,
मेथड यही रहेगा, चाहे कोई रो का इक्वेशन रहे। फिर उसके बाद गॉसेस थ्योरम लगा के तुमको इनसाइड सरफेस पे इस तरह से काम करना पड़ेगा। अब अगर आप उस स्फीयर के सरफेस पे आ जाएं, अगर आप उस स्फीयर के सरफेस पे आ जाएं, तो क्या हम लोग स्मॉल आर को कैपिटल आर कर देंगे और मेरे क्यू इनक्लोज का इंटीग्रेशन 0 से r होगा। कहने का मतलब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे रो नॉट इंटू 4 पाई r पे पावर 3 डॉट dr को 0 से लेके r तक। इसमें से रो नॉट इंटू 4 पाई बाहर आ जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो होगा r पे पावर 4/4। इज दिस क्लियर? ठीक है। अगर आप डेरिवेशन करना चाहें तो करें, नहीं तो आप क्या करें, आप ये भी कर सकते हैं कि आप बस क्या करें, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जहां आप स्मॉल आर देख रहे हैं वहां कैपिटल आर पुट कर दीजिए। जहां आप स्मॉल आर देख रहे हैं वहां कैपिटल आर पुट कर दीजिएगा, तो भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें कोई शक का बात नहीं है। लेकिन अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। फिर से लगाओ गॉसेस थ्योरम। सर हाँ बोलो ना। सर वो 4 पाई r क्यूब रहेगा कि 4 पाई r स्क्वायर? सुनाई नहीं दिया सर वहाँ पे 4 पाई r क्यूब रहेगा कि 4 पाई r स्क्वायर? यहाँ बोल रहे हैं ना 4 पाई r क्यूब डॉट dr क्यों लिखे ना, यही बोल रहे हो ना? यस सर। पीछे चलते थोड़ा। तो सर पी नॉट इंटू आर था ना सर ऑलरेडी। अरे तुम्हारा रो का वैल्यू देखा नहीं तुम, रो नॉट इंटू आर था। यस सर। यस सर। तो ये स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई होके आर यस सर। होगा ना। हाँ यस सर। तो मेरे दिमाग में फिट हो जाता है, तुम लोग को थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो ऐसा चीज आ गया, आर पे पावर 3 है, उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आर पे पावर 4/4 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलिए बढ़िया। तो ये रहा आपके पास। अब आप यहाँ पे गॉसेस थ्योरम लगाएं। फिर से बात वही है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स में सीधा सीधा इस बार लिख दिए ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू ऊपर से आप लिख दीजिए रो नॉट इंटू 4 पाई आर पे पावर 4/4 और नीचे है हम लोग का एप्सिलॉन नॉट। जब आप दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन यहाँ से आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है रो नॉट इंटू आर का स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रो नॉट इंटू आर का स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और जरा देख लीजिए पीछे वाले में क्या था, देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल आर था इस केस में, बस स्मॉल आर के जगह पे यहाँ कैपिटल आर है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो आप चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो सीधा है ना स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट करके भी आप अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई बढ़िया हो गया, सरफेस पे भी निकल लिया। अब हम लोग को बाहर जाना है, अब हम लोग को स्फीयर से बाहर जाना है, स्फीयर से बाहर जाना है। आपको है ना आउटसाइड द स्फीयर बात करना है। नाउ यू हैव टू थिंक समथिंग। आप जब किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस से बाहर निकल चुके होते हैं, जब आप किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस से बाहर निकल चुके होते हैं जहां इसका रेडियस कैपिटल आर था लेकिन आपका पॉइंट बाहर है, तो आप खुद से इमेजिन कीजिए कि जब आप इसके अंदर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाइएगा, पी पॉइंट से गॉसियन सरफेस बनाइएगा, तो सबको जरा सोच के बोलो चार्ज को इनक्लोज करने का जो काम है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से कैपिटल आर या 0 से स्मॉल आर तक? 0 से कैपिटल आर। Sir. वेरी गुड, 0 से कैपिटल आर तक होगा, क्योंकि यहाँ तो एयर है, यहाँ थोड़ी ना कोई चार्ज है। बिल्कुल, तो आप Yes. देखेंगे कि आपका लोअर लिमिट 0 है और आपका अपर लिमिट जो है वो कैपिटल आर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, तो फिर से आप सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे तो इस बार थोड़ा आंसर आपका अलग आने वाला है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या मेरे पास क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू, क्या मेरे पास क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू आएगा रो नॉट इंटू 4 पाई इंटू आर पे पावर 4/4। नीचे है हम लोग का एप्सिलॉन नॉट। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करो, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करो, वहां स्मॉल आर का स्क्वायर है। यस। स्मॉल आर का मतलब हो गया ये वाला स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यस। ठीक है, तो आपका 4 पाई दोनों तरफ कटा, चलिए बढ़िया है, 4 पाई कट गया। अब जो आपके पास ई का फाइनल इक्वेशन बचा है वो है रो नॉट इंटू आर पे पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का गलती ना करें।
आप मेथड अडॉप्ट करें। सबसे पहले क्यू इनक्लोज निकालने का तरीका दिमाग में रखें और उसके बाद फिर हर केस में जैसा आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गॉसिप थ्योरम लगाना और वहां कैलकुलेशन करना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को Yes, डाउट यहाँ तक समझने में? No, sir. No, sir. सही सही सही, चलिए बढ़िया। तो आपके पास जब भी सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन होगा, हम आपको अभी एक खुला चुनौती देते हैं, मेरे बात सुनना। क्वेश्चन बैंक पलट लो, नीट का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, पिछला 5 साल, ज्यादा दूर नहीं जाना है, 5 साल का क्वेश्चन में देख लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक। तुमको उस टॉपिक का कम से कम 2 से 3 हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब एक अकेला टॉपिक कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कंटेन करेगा विद इन 5 years ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन। तो ये बहुत बहुत बड़ा बात होता है और हर क्वेश्चन को घर में बनाना और देखना इसी मेथड से बनेगा जो तुमको अभी सिखा दिया है। सो मेथड इज इंपॉर्टेंट। वहां रो का क्वेश्चन, रो का इक्वेशन बदलेगा और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस तुम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करो, आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी Yes, टॉपिक से रहता है एक दो क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? इसी टॉपिक से रहता है एक दो हाँ क्वेश्चन हाँ, पर इसी year। टॉपिक से बोल रहे, इसी टॉपिक से। हम तो आपको क्या बोल रहे, देखिए अभी जो कोई टीचर कुछ बोलता है ना, तो वो गलत बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम गूगल में जाएगा, टाइप करेगा 5 years क्वेश्चन बैंक, तो तुरंत सामने खुल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पकड़ लेना, देख लेना टॉपिक का क्वेश्चन है कि ओके। अगर डाउट होगा तो हमसे पूछ ले। चलो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन शॉर्ट और फिर से आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। जब कभी भी हमारे पास चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, सर कैसे पता चलेगा चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? वो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सिग्नल देगा। बेसिकली क्या देगा? रो इज द फंक्शन ऑफ आर। नहीं तो क्या देगा? इस तरह का कोई ग्राफ बना देगा रो और आर के बीच। आपको समझना पड़ेगा इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वैसे केस में आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड कैलकुलेट करने का तरीका है कि स्फेरिकल एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, उसका एक स्मॉल चार्ज लिखेंगे और उसको किसी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिसीजन आपको इस बात से लेना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अगर आपको अंदर निकालना है तो 0 से स्मॉल आर, अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो 0 से कैपिटल आर, और अगर आपको सरफेस के बाहर निकालना है तो भी इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। और हर केस में आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेहतर तरीके से मिल जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो अब आपका काम है कि कम से कम इस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ जितना क्वेश्चन है उस पे काम कर ले। हो सकता है आपसे कुछ नहीं बने, प्लीज आस्क, आप हमसे पूछ के उसको क्लियर कर रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे प्रोसीड करते हैं, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्कस करने के पहले तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स समझना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग से काम। नेचर में कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको अगर आप समझिएगा ना तो आपको नेचर का इंजीनियरिंग है ना, मतलब अजीब लगेगा। मतलब लगेगा कि हाँ कोई चीज कैसे नेचर है ना, हर चीज को इतना परफेक्ट वे से कैसे मेंटेन रखा है। ठीक है, हम लोग आते हैं सब कुछ डिस्टर्ब कर दिए हैं, कोरोना आया है, इसका कारण यही है, हम ही लोग है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हैं। ठीक है, बाकी नेचर का कोई गलती नहीं है। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आप एक लाइन याद रखिएगा कि आप किसी कंडक्टर के जस्ट बाहर, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, आपको कुछ हम अलग से बता रहे हैं, फिर हम आपको है ना उस मेन चार्ट के ऊपर ले चलेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर, बहुत ध्यान से सुनना सबको। इस कंडक्टर का हम 2 हिस्सा कर दिए, इतना कंडक्टर का एक हिस्सा है, सब चार्ज है, इस कंडक्टर के ऊपर पूरा चार्ज है, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज। जो लिखेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेहतरीन है, आपको इस पे बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेट होना पड़ता है। आपके पास ये पूरा कंडक्टर है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इज दिस क्लियर? अभी हम इस कंडक्टर को 2 हिस्से में तोड़ने जा रहे हैं। एक हिस्सा मेरा ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम लोग 1 कह दे रहे हैं,
और एक मेरा बाकी का हिस्सा, इसको हम 2 कहते हैं। ओके, अब जरा गौर करना, कंडक्टर के सरफेस के बाहर एक पॉइंट अगर हम ले तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ और 2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ। बोलो समझा? यस सर। दोनों प्लस है ना भाई, दोनों प्लस है ना, तो पॉजिटिव अवे करता है, तो दोनों का प्लस होने की वजह से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा। बोलो समझ रहे हैं? यस सर। ठीक। Yes. और इस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट ले लो, इस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट ले लो, अंदर एक पॉइंट ले लो, यहां ले लो। ठीक है, जस्ट कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट ले लो। ये P1 मान लो आउटसाइड है और ये P2 मान लो इनसाइड। तो 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, ऊपर प्लस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का नीचे, और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। बोलो मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं सर? थोड़ा और क्लियर कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, कंफ्यूजन होना मतलब पढ़ाई हो रहा है। अगर आप आउटसाइड बात कर रहे हैं, आउटसाइड द कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर के सरफेस के बाहर बात कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है। अगर आप कंडक्टर के बाहर बात कर रहे हैं तो आपका E1 और E2 दोनों एक तरफ है। और अगर आप इनसाइड बात कर रहे हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। 1 और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं डाउट है तो प्लीज आस्क। सर ये कंडक्टर है ना सर? हाँ कंडक्टर है, कंडक्टर लिखे है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कंडक्टर है ये। चार्ज अंदर कैसे? यस चार्ज अंदर। अरे तुम अंदर नहीं मानो, अंदर नहीं मानो यार, अंदर नहीं मानो यार, अंदर नहीं मानो, समझ गए सर। उस सरफेस पे है। ठीक है समझिए। जैसे तुम ऐसे देखेगा ना, जैसे तुम ऐसे देखेगा हाँ ना सर। तो सरफेस पे है, अंदर नहीं है, हाँ अंदर सर, नहीं है। समझ गए। कंडक्टर है तो अंदर हाँ कहाँ से समझ चार्ज? गए। क्या समझ रहे हो ना? ठीक। हाँ जैसे तुम एक खोखला स्फीयर ले लेगा तो पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही यस अंदर से। सर। अब हमको कोई ये बताओ, किसी कंडक्टर के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 0 होता है। Zero. वेरी गुड। इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर याद रखना कि इनेट का वैल्यू होता है 0। इनेट यहाँ पे देखो, इनसाइड कंडक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब E1 माइनस E2 का वैल्यू है 0। यस। और अगर E1 माइनस E2 का वैल्यू 0 है, अगर E1 माइनस E2 का वैल्यू 0 है तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? एक मिनट यार, आप लोग को देखने में शायद एक कलर दिक्कत हो रहा है ना, ये ग्रीन वाला यस तो वाइट वाइट आ जाएगा। लग रहा है जैसे इसका इंक खत्म। Yes, sir. E1 is equals to E2, okay? E1 is equals to, तो आपको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, बराबर है। पता है इसका मतलब क्या है? जरा गौर करना, फिगर पे आ जाओ सब कोई, फिगर पे सब कोई आ जाओ। जरा गौर करो, 1 और 2 कंडक्टर का 2 हिस्सा था जिसमें 1 छोटा था और 2 बड़ा था, सही है? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मतलब इनसाइड कंडक्टर आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग सम दिस वेक्टर रिलेशन, मतलब they have equal magnitude and opposite in direction, they have equal magnitude and opposite in direction. Is this clear? Yes, sir. तो देखो हम लोग अभी ये सीखे ना कि जो भी हम लोगों के पास पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है अंदर में, तो चाहे हम कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे, वहां अगर हम उस कंडक्टर का 2 हिस्सा कर देते हैं तो जो भी दोनों हिस्सा का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, अब जरा आ जाओ बाहर। अभी देखो हम जैसे तुम्हारे सामने बाहर वाला पॉइंट लेते,
आउटसाइड द कंडक्टर, आप कंडक्टर के बाहर बात कर रहे हैं। जब आप कंडक्टर के बाहर बात कर रहे हैं तो आप प्रीवियस फिगर में आप ये देख चुके हैं, आपको अगर ये फिगर याद है तो आप देख लीजिए कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही तरफ है। क्या बोलते हो, सही है? Yes, Yes. sir. अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है तो वेक्टरली हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तब ना बाहर का ई नेट मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आ गया वो E1 प्लस E2। अब गौर करो, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में आपको पढ़ा दिया गया, इट इज Sigma सिग्मा by बाई epsilon एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और Sir. आप अभी सीख चुके हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर है, तो क्यों नहीं दोनों को E1 लिख दे? तो क्या आप बोल सकते हैं कि E1 का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है और यही वैल्यू E2 का भी है? बोलो बोलो, मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. कि वन का इलेक्ट्रिक Sir. फील्ड, टू का इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आउटसाइड द कंडक्टर। बोलो, समझा? Yes, sir. Sir, sigma by epsilon not कैसे हो गया? क्या बोले? तो सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है ना। अरे यार कहाँ बात कर रहा है? तो जस्ट सरफेस पे अगर तुम आएगा, जस्ट सरफेस पे अगर तुम आएगा तो स्मॉल अच्छा, आर और just कैपिटल आर बराबर नहीं होगा? Yes, sir. Yes. तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर करेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही ना आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो क्या क्या कंक्लूजन मिला आपको। जो कंक्लूजन मिला है हम उस सबको है ना एक बार में आपके सामने रखना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास पोटैटो के शेप में कोई एक मेटालिक कंडक्टर है, पोटैटो के शेप में कोई एक मेटालिक कंडक्टर है। पोटैटो देखा है ना, कोई आड़ा तिरछा कोई भी शेप। Yes, sir. तो इस पोटैटो के शेप में जो मेटालिक कंडक्टर है उसको बाहर से दे दिया तुम चार्ज। जब तुम उसको चार्ज दिया तो चार्ज उसके सरफेस पे इस तरह से फैल गया। आप सरफेस बोलेंगे, हम अंदर नहीं दिखाना चाहते, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे दिखाएं या हम ऐसे भी अगर दिखा दें तो आप समझ जाइएगा सर अगर कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो चार्ज अंदर नहीं है भाई, उसके सरफेस पे है। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आपके पास देखना, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, अब हम आपके पास एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। मेरे पास एक ब्लैक कलर का प्लेन है, ये प्लेन इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देता है। सर कौन सा दो हिस्सा, जरा गौर करना। यहां से एक प्लेन ऐसे हम लिए हैं, यहां से एक प्लेन हम ऐसे लिए हैं, और मेरा ब्लैक वाला ये प्लेन जो है मेरे इस कंडक्टर का दो हिस्सा कर दिया। एक हिस्सा का नाम x है और एक हिस्से का नाम y है। एक हिस्से का नाम x है और एक हिस्से का नाम y है। अंदर में एक पॉइंट है P1 और बाहर में एक पॉइंट है, यहाँ पे बाहर में एक पॉइंट है P2। अगर हम P1 पे बात करें, आप आंसर देने का कोशिश करेंगे। एट P1 अगर बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड x हिस्सा प्रोड्यूस किया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड y पार्ट प्रोड्यूस किया है, दोनों में क्या रिलेशन? So both equal or opposite है होगा? दोनों। वेरी गुड, Equal दे and आर इन opposite, इक्वल yes. इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। Opposite in वेरी वेरी direction. गुड। और पता है इन दोनों में से अभी देखिए, और जब हम बात करते हैं एट P2 तो जो हमारा EX Sir, है EX और is equal to EY है, EY. उन दोनों में क्या रिलेशन है? Sir, equal to. दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों का Yes, मैग्नीट्यूड भी सेम है और yes. डायरेक्शन भी सेम है। क्या आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि सर इसमें से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड अगर आपको जरूरत है, चाहे आपको x हिस्से का मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का या y हिस्से का मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट इस अभी लास्ट वाले कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर? कोई डाउट नहीं, दिमाग खुला रखना। अब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, अगर हम x हिस्से वाले पे फोर्स निकालना चाहते हैं, जो x हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर हम चाहते हैं इफ वी वांट टू फाइंड फोर्स ऑन x, देन इलेक्ट्रिक फील्ड y इज यूजफुल ना। Yes. x पे जो फोर्स लगेगा उसका रिस्पॉन्सिबल क्या y होगा? Y. Yes, sir. Y. Y. Yes, sir. F is क्या equal to y पे जो Q. फोर्स लगेगा क्या उसका रिस्पॉन्सिबल X ex होगा। होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम इस पे फोर्स लिखना चाहते हैं, अगर हम फोर्स ऑन x लिखना चाहते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड y का लेना होगा, लेकिन चार्ज Yes, तो sir. x का लेना Charge होगा। X. Yes, sir. Yes, sir.
बहुत मेहनत हुआ है। क्या किसी को डाउट रह गया अभी, या यहाँ तक कहीं कोई इशू नहीं है किसी का? Yes. कहीं कोई डाउट? देख लीजिए, सब कुछ बढ़िया। Yes, sir. चलिए ठीक है फिर। अब आइए मेन सीट पे। हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तुमने पढ़ा होगा, जूनियर Yes, क्लासेस में पढ़ा होगा कि Yes. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है। area. अगर हम यहाँ पे भी दो हिस्सा कर ले, मान लो हम यहाँ पे एक हिस्सा ऊपर वाले को x और नीचे वाले को y कर ले। अगर हम चाहते हैं x पे फोर्स निकालना, अगर हम चाहते हैं x पे फोर्स निकालना, फोर्स ऑन x, तो फील्ड y का लेंगे, चार्ज x का लेंगे। Charge action. Yes, Yes. ठीक है। अब जरा देखो, फोर्स अगर हम x का ले रहे तो चार्ज के लिए सिग्मा इंटू डीए लिखे, हाँ सर, yes. और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखे। Epsilon naught. Yes sir. ठीक है। तो क्या हम लोग डीए को नीचे भेज दें, इस डीए को इसके नीचे भेज दें, तो जब आप नीचे भेजेंगे तो फोर्स बाय एरिया, क्या ये प्रेशर होगा? Pressure is equal. Yes. yes, sir. तो क्या फॉर्मूला आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद to रखना epsilon naught. कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया? ये डेरिवेशन देखा कितना चुटकी में खत्म हो गया डेरिवेशन। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहां से कौन सा टर्म आया तुमको? आई होप सो सब क्लियर हुआ। कहीं कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो कभी भी अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो कंडक्टर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फोर्स लगाते रहता है हमेशा। देखो भाई, अपने से थोड़ा लॉजिक डेवलप करो ना, कि मान लो अगर पूरे सरफेस पे प्लस है तो सब प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। Yes, sir. इस वजह से हर एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को धकेलता है, धकेलता है, धकेलता। और इस धकेलने वाले वर्ड को तुम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलता है कि फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। एंड दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes sir. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। देखो, आपके सामने जो राइट हैंड साइड में डिस्कस कराया गया वो आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अब हमको इस पे टाइम देने का कोई जरूरत नहीं है। आप सब चीज देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। अभी देखिए, x पोर्शन है, नीचे y पोर्शन है। क्या आपको पता चल रहा है? Ex इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे, Yes sir. Ey इज आल्सो Yes. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऊपर। करेक्ट Yes, है? sir. Yes. फिर आप दोनों का रिजल्टेंट ये सब फाइंड आउट किया, एंड सो ऑन आगे चल रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स जो आपको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके रखना है, समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले कर रखे हैं? Yes. Yes, sir. Yes. तो याद रखिए कि आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हो चुका है, कंप्लीटेड ऑलरेडी। एक point के लिए same हो. शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कर रखे थे ना? No, sir. No, अच्छा, sir. चलो वेट कर लो। चलो देखो, खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, है ना? गॉसेस थ्योरम खत्म है, हम अभी कर। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज होगा, स्फेरिकल शेल होगा या सॉलिड स्फीयर होगा। अगर आपके पास, याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज होगा, स्फेरिकल शेल होगा या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कॉन्सेंट्रिक सेल्स होता है। कॉन्सेंट्रिक सेल्स होता है जिसका सेंटर एक जगह रहेगा। ओके, अब आगे याद रखो, अगर आपके पास कोई एक लाइन चार्ज है, सपोज तुम्हारे पास कोई एक लाइन चार्ज है, अगर आपके पास कोई एक लाइन चार्ज है तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन चार्ज का होता है। लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा है, बोलो जरा? Cylindrical. सिलिंड्रिकल। लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप है सिलिंड्रिकल। Cylindrical. और अगर तुम्हारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल करके दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल है जिसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। Uniform electric. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको कहते हैं।
और अगर आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस तरह का प्लेन्स होता है, ऐसा पैरेलल प्लेन्स होता है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है प्लेन। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, दिस sir. इज योर डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, अब हम आपको इसी में हम दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने जा रहे हैं। बी केयरफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल डेरिवेशन और इट इज नॉट यूजफुल फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, but there are two topics which are very very important for competitive point of view, and that is called potential. Potential of charged metallic shell and potential of charged solid sphere. आप चार्ज मेटालिक सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, आप सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, लेकिन आप पोटेंशियल नहीं पढ़े। सो पोटेंशियल का डिस्कशन हम लोग को अभी पोटेंशियल का डिस्कशन करना है। चलिए जी, जो लोग भी नए विद्यार्थी है सब कोई ध्यान लगाइए, आपके लिए एकदम फ्रेश टॉपिक है। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर। अच्छा, हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, आप सबसे पूछना चाहते हैं, अगर हम लोगों के पास कोई एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है तो अगर हम उसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा? सरफेस। सरफेस पे। चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करेगा। अच्छा, अगर मेरा वो मेटालिक स्फीयर हॉलो है या सॉलिड है या कुछ कैविटी रखा है, कुछ पोर्शन खाली है, कहीं कैविटी रह गया है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि चार्ज अंदर रह जाएगा या बाहर आएगा? चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मान लो जैसे ये एक बड़ा सा स्फेरिकल शेल है तुम्हारे पास, ये एक बड़ा सा स्फेरिकल शेल है तुम्हारे पास। इस स्फेरिकल शेल का खुद का रेडियस है कैपिटल आर। इसको आप बाहर से सप्लाई करके रखे हैं चार्ज क्यू। आप जब इसको क्यू चार्ज देंगे तो क्यू चार्ज इसके सरफेस पे इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यू चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं तीन अलग अलग पॉइंट पे जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से निकाल के रखे। आप याद कीजिए, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट इस सेल के सरफेस के बाहर है, डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, तो क्या इस पॉइंट पी पे जैसे ये सरफेस से बाहर है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है? यस सर, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। हम लोग पिछले दिन डेरिवेशन में करके देख चुके हैं। इज दिस क्लियर? कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसके सरफेस पे ही बात करें, अगर हम लोग इसके सरफेस पे बात करें तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल चुके हैं के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर? यस वेरी गुड। और अगर हम लोग अंदर में कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? जीरो होता है। वेरी वेरी गुड। चलिए सर, ये तीनों डेरिवेशन तो हम लोग पहले कर रखे हैं। आज इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आज आपको पोटेंशियल का वैल्यू बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम का है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जब आपका पॉइंट आउटसाइड द सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम आपको एक रिलेशन लिख दें, आप पहले से पढ़ के रखे हैं, क्या आपको याद है कि E is equals to माइनस dV by dr होता है? तो अगर कभी भी dV निकालना है तो E डॉट dr करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यस यस सर। तो इसी पर्टिकुलर फंडामेंटल इक्वेशन का सहारा लेके अगर आपको मन होगा डेरिवेशन करने का, यू कैन डू दैट। ओके, हमको पता है कि इसका डेरिवेशन कहीं नहीं पूछेगा तुमसे, इसलिए हम डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं, उसके जगह पे हम दूसरा काम कर रहे हैं। आप देखिए, अगर हमारा पॉइंट बाहर है सरफेस का तो याद रखना पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। जब आप के क्यू बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, जब आप के क्यू बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिएगा तो याद रखिए के क्यू बाई आर ही आएगा। तो पोटेंशियल अगर सरफेस के बाहर लेना है देन इट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। इज दिस क्लियर? यस पढ़ा दिए? हाँ सर।
पहले पढ़ा नो सर नहीं पढ़ा। हो गया है? नो सर नो सर नहीं हुआ। ये मिनाल है ना, अपने भी कंफ्यूज रहेगा। मेरे पास 4 बैच है, हम कंफ्यूज नहीं हो रहे क्या पढ़ा, ये हमको बीच में डाले जा। अगर आप सरफेस पे जाएंगे तो देन इट विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. सरफेस पे होगा के क्यू बाई आर। और आपको पता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, याद रखना पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है किसी पॉइंट पे, तो याद रखिएगा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो कितना होता है? उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। इसका मतलब है कि तुम इसको भी लिख सकता है के क्यू बाई आर। इज दिस क्लियर? यस सर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। सब कोई अपने अपने दिमाग में अपने मन में बोलते रहना जो हम बोल रहे हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सर कितना होता है? कांस्टेंट होता है तो कितना होता है? अरे भाई जितना सरफेस पे निकालेगा। अगर सरफेस पे 6 वोल्ट निकाला तो अंदर के हर पॉइंट पे 6 वोल्ट है। अगर सरफेस पे 10 वोल्ट निकाला तो अंदर के हर पॉइंट पे 10 वोल्ट है। अगर सरफेस पे -5 निकाला, -5 वोल्ट, तो अंदर के हर पॉइंट पे -5 वोल्ट है। बोलो समझा? Yes, sir. यस जितना कंडक्टर के सरफेस पे होगा उतना ही अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो चलिए जी फटाक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हम एक चार्ज -Q0 को सेंटर ऑफ स्फीयर से उठा के सरफेस ऑफ स्फीयर पे ले गए। बताओ हाउ मच वर्क आई हैव टू डू? सर 0 जीरो वर्क बिकॉज सेंटर और सरफेस पोटेंशियल का का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सेंटर और Yes. सरफेस का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा। और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है तो वर्क भी 0 है। क्या आपको याद आ गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ाया गया था। यस ऑल पॉइंट का पोटेंशियल समझ में आ रहा है? यस सर चलो थोड़ा एक ग्राफ बना लो, इसका एक अच्छा सा सुंदर सा ग्राफ बना लो। हम 2 ग्राफ एक साथ बनाना चाहेंगे। पहला ग्राफ है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और आर का। ये हम लोग पहले कर रखे, याद रखिए। यस यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब सरफेस, और फिर स्मॉल r ग्रेटर देन r है बाहर। आप याद कीजिए स्फीयर के केस में। और फिर आप आज पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल और r का ग्राफ, वही 3 कोऑर्डिनेट। आप बताओ जब ये ग्राफ आप डिस्कस कर रहे थे, आपको याद है सेंटर से लेके सरफेस तक का ग्राफ कैसा था? लीनियर था। Constant. 0 था, 0 था, 0 था, 0 था, 0 था, 0 था, 0 था। सरफेस पे अचानक से जाके मैक्सिमम हुआ, उसके बाद घटा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर हाँ मतलब सर जब यस तक आप सरफेस के अंदर है फील्ड 0, और फिर सरफेस के बाहर r स्क्वायर के साथ इनवर्सली। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर हाँ तो भाई अंदर का क्या हाल है? भाई देखो पोटेंशियल अंदर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। सर कितना है? तो बोलेंगे के क्यू बाई आर है। क्यू बाय आर और जब आप बाहर निकलेंगे अगेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ r, v is proportional with 1 by r, Yes. so it goes on decreasing. is this clear? यस सर Yes, sir. सर रिपीट यस कर हम ये बोले ऋषिकेश, अभी आए क्या ऋषिकेश? आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप अंदर थे, जब तक आप ऊपर ग्राफ चलिए ना, ऊपर फिगर देखिए, जब तक आप अंदर में किसी पॉइंट पे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पोटेंशियल कांस्टेंट है? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. सर यस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना मैक्सिमम हो गया है, के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलो, या फिर इसी को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोल दो। पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उसी रीजन में अगर हम पोटेंशियल लेंगे तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है। यस कांस्टेंट जैसे ही हम सरफेस के बाहर निकले, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, मेरा पोटेंशियल भी r के साथ घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के साथ घट रहा है और पोटेंशियल r के साथ घट रहा है। कोई दिक्कत किसी को? No, sir.
तो ये था हमारे शेल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। बताओ सिग्मा के टर्म में भी इन वैल्यूज को आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिग्मा के टर्म में भी अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर सिग्मा के टर्म में क्या लिखते हैं आप? क्या ये सिग्मा- इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिग्मा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इनटू क्या लिखते हैं बोलो? रेडियस का स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई कितना लिखते हैं बोलो? एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर पे पावर क्या होता है? 2। 4 होता है, यस ऐसा होता है? सर 2 होता है। ऊपर में 2 होता है, आर पे पावर 2 होता है, सही बोला। स्मॉल आर पे पावर 2। ओके, अब जरा गौर करना, तो अगर आप यहाँ पे नीचे में एक आर लाना चाहते हैं तो क्या ये सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर था आर स्क्वायर, क्या यहाँ एक स्मॉल आर बच जाएगा? यस सर, ठीक है। आप अगर इस सरफेस पे आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यस तो एक नीचे आर होने से यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होगा। यस सर, समझ में आ रहा है सबको? यस तो सर ऐसे करके आप सिग्मा के टर्म में भी इन डाटा सबको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए भाई, ये था आपके पास एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर और उसका अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब आप नेक्स्ट डे बैठिएगा तो आपसे ये सारा चीज पूछा जाएगा, सो बी केयरफुल। इसी तरह एक और टॉपिक हम आपके सामने रखना चाहते हैं और वो है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का पोटेंशियल, potential at different points in case of charged solid sphere। कोई हमारे पास चार्ज सॉलिड स्फीयर है, कोई हमारे पास चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो उसके अलग अलग पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन कर रहे हैं। याद रखिए यहाँ पे चार्ज अंदर में मौजूद होगा, ठीक है? सो थोड़ा केयरफुली देखना। ये आपके पास एक चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ है, जिसका रेडियस ये। बस आप ध्यान रखें कि इस बार चार्ज इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड, इस बार आप ध्यान रखेंगे कि चार्ज इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इज दिस क्लियर? यस यस सर, पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम लोग उसका ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप कितना चार्ज दिए हैं? लेट क्यू चार्ज इज गिवन, charge q is given which is uniformly distributed throughout the volume of that solid sphere, throughout the volume of that solid sphere। फिर से आप इमेजिन करो वो 3 पॉइंट जहां आपको अपना डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करना है। आपके पास एक पॉइंट है जो सरफेस के बाहर, small r is greater than capital R। Can you say that that particular point have electric field intensity kq by r square? kq by r square, yes। दूसरा पॉइंट है जो एग्जैक्ट सरफेस पे है, and you know that कि when small r is equals to capital R, your electric field intensity is equals to kq by r square। capital R, yes। And what about inside point? अंदर वाले पॉइंट पे कोई बता रहा है kq इलेक्ट्रिक by फील्ड? capital R cube, बोलो बोलो ठीक से बोलो। KQ by kq capital by R r cube, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। kq small r by capital R cube। Is this clear? yes sir yes। तीनों जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, हम लोग पूरा डेरिवेशन करके सब खत्म कर चुके हैं, लेकिन न्यूमेरिकली आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जानना मतलब आधा का, आपको पोटेंशियल भी याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपका पॉइंट बाहर है, सरफेस के बाहर है, तो पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि आप शेल के केस में निकाल के रखें, दैट इज kq by small r। आप हमेशा ध्यान रखिए कि बाहरी पॉइंट और सरफेस के लिए शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो एक तरह से बिहेव करता है, सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो एक ही तरह से काम करता है। ओके, तो बाहर वाले पॉइंट पे kq by small r तुमको सॉलिड स्फीयर में भी दिखा, और बाहर वाले पॉइंट पे यहाँ देखो kq by small r तुमको शेल में भी दिखा। बोलो सही है?
यस तो बाहर वाला और सरफेस वाला पॉइंट पे कुछ नहीं बदलता, दैट इज ऑल सेम, सब सेम होता है। तो आप यहाँ पे देखें और चीजों को थोड़ा और एनालाइज करें। अगर आप सरफेस पे बात करते हैं देन योर पोटेंशियल इज KQ/R। चलिए सर बढ़िया है, तो दोनों तो याद करना नहीं पड़ेगा। ये जो हॉलो सेल में था, जो हमारे मेटालिक सेल में था, वही हमारे सॉलिड स्फीयर में भी है, तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। इट इज KQ/2R³ ब्रैकेट में 3R² माइनस स्मॉल r²। ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है इनसाइड पॉइंट पे। अंदर वाला अगर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कोई पूछ दे, अंदर वाले पॉइंट पे अगर आपको कोई पोटेंशियल पूछ दे, देन फॉर्मूला इज KQ/2R³ ब्रैकेट में 3R² माइनस r²। अंदर वाले पॉइंट पे अगर कोई पोटेंशियल पूछ दे, देन फॉर्मूला इज KQ/2R³ ब्रैकेट में 3R² माइनस r²। इज दिस क्लियर? अब आपसे एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा सोच के। जब आप है ना शेल का बात कर रहे थे, जो पिछला टॉपिक था मेटालिक शेल, कंडक्टिंग शेल का बात कर रहे थे, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर है, चार्ज बाहर आ जाए। तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल कहाँ था? सेंटर पे था, सरफेस पे था, या सरफेस के बाहर था? सरफेस के बाहर। अंदर और सरफेस पे दोनों। सेंटर और सरफेस का पोटेंशियल सेम था। एकदम सही बोल रहा हो, आंसर एकदम सही है। ठीक है, सेंटर और सरफेस का पोटेंशियल एकदम सेम था। और जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो पोटेंशियल घटने लग रहा था। बोलो सही है? यस सर, इलेक्ट्रिक कम हो रहा। इस केस में कोई बता सकता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ आएगा? सर R² का प्रोपोर्शनल। इस केस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर और सरफेस पे, सेंटर पे आता है। R³ का मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे आता है। हम आपको दिखा रहे हैं ना, आप डाटा देखिए, हम आपको सब दिखा रहे हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं एट सेंटर, ये कलर ही खराब है, कलर खराब है, समझा? ये नी बुक खराब, ब्लैक कलर सही है सर। हाँ, एट सेंटर अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल r इज 0। जैसे ही आप इसमें स्मॉल r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो आपके इस पोटेंशियल का वैल्यू सेंटर पे आ जाएगा 3/2 ऑफ KQ/R। सॉल्व कीजिएगा, सबका टूट जाएगा, 3/2 ऑफ KQ/R आ जाएगा। और जब आप सरफेस पे आए, जब आप सरफेस पे आए, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गया, तो आपके सरफेस पे ये पोटेंशियल है KQ/R। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि सेंटर वाला जो है वो 3/2 से मल्टीप्लाइड है सेंटर सरफेस से, मतलब सरफेस से ज्यादा पोटेंशियल सेंटर का है। बोलो समझा? सेंटर पे। यस सर। और आउटसाइड तो हम लोग सीखे ही हैं, आउटसाइड तो हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तो आउटसाइड के लिए जो हमारा आउटसाइड के लिए जो हमारा पोटेंशियल है वो स्मॉल r के साथ इन्वर्सली है। यस तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पे होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे होता है। तो सेंटर से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, जैसे जैसे बाहर जाएंगे ना, ये वैल्यू लगातार घटता है। नाउ दैट फाइनल टर्म, इसमें भी दो ग्राफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरा पोटेंशियल होगा, एंड बी केयरफुल विद दिस ग्राफ। हाँ देखो भाई, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ बना रहे हैं, और ये पहले भी आप पढ़ रखे हैं, सो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ आर कैपिटल आर से बड़ा है। तो क्या हम लोग सीखे थे कि अंदर में ये स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे ही होता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/r² से घटता। E is proportional with small r। सरफेस पे जाके ये मैक्सिमम हो जाता है, और फिर सरफेस के बाहर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कहानी, E proportional 1/r² and goes on decreasing। आई होप सो समझ में आया? यस सर। पोटेंशियल के कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पोटेंशियल के कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है।
वर्टिकल एक्सिस पे पोटेंशियल है और यहाँ पे आर है वही, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर ये सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल उससे थोड़ा कम होगा, और फिर सरफेस के बाहर और कम होगा। सरफेस के बाहर शेल जो प्रीवियस टॉपिक था और जो सॉलिड स्फीयर अभी आप पढ़ रहे, क्या ये दोनों एक जैसा था? यस तो Yes, sir. सरफेस और सरफेस के बाहर वही ग्राफ है जैसे पहले बन रखा था, V प्रोपोर्शनल 1/r। इज दिस क्लियर? यस Yes. मेन खेल अंदर है, जरा अंदर के लिए हम कुछ डाटा लिख रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से देखो। जो हमारे पास सेंटर है वहां 3/2 KQ/r है Yes, sir. और सरफेस पे KQ/r है। तो होता क्या है, सेंटर से लेके सरफेस तक ये ग्राफ ऐसे चलता है, और सरफेस के बाद जैसे तुम्हारे सामने है वैसे चलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो ये रहा तुम्हारे पोटेंशियल का ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, जब आपके पास सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज होगा तो पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा। कोई हमको ये सोच के बताओ, देखते हैं तुम्हारे दिमाग में कितना चीज अभी तक याद है। कोई बता सकता है अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला? सर किसमें? इसमें सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कोई बता सकता है? KQ/2r³ 3r² - r²। KQ/2r³ 3r² - r²। वेरी गुड। KQ/2r³ ब्रैकेट में 3r² - r²। वेरी वेरी गुड। इस बार जरा सोचो, अगर हम सेंटर से उठा के किसी चार्ज Q0 को सरफेस तक ले जाएं तो क्या मेरा वर्क 0 होगा या नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम Potential नहीं difference, है। yes. एक का पोटेंशियल 3/2 टाइम्स KQ/r है और एक का सरफेस का पोटेंशियल KQ/r है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस ठीक है, तो हर चीज को दिमाग में रखना पड़ता है ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉपिक को पूरी तरह से अच्छे से खत्म करते हैं। मान लीजिए अगर हम आपके पास बोले कि देखो भाई, हम लोगों के पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, एक रहा और ये एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। इसको चार्ज दिए हैं Q1 और इसको चार्ज दिए हैं Q2। इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। आपको एक पॉइंट दिया गया, बोला गया ये पॉइंट यहाँ है P, डिस्टेंस है x। बोला गया कि x जो है वो A से तो बड़ा है लेकिन B से छोटा है। आपको इसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू बताना है। x A से बड़ा है, B से छोटा है, इसका मतलब दोनों स्फीयर के बीच है। अब आपको उसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। क्या हमको कोई डायरेक्ट आंसर बता सकता है? सर यही से निकाल, मतलब पहला वाला से निकालेंगे, फिर दूसरा वाला से फिर जोड़ देंगे स्केलर सेंटर। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो तुम आंसर भी तो बता ही सकते हो ना। P पॉइंट का पोटेंशियल कहने का मतलब 1 का पोटेंशियल और 2 के पोटेंशियल का सम, यही तो कहानी है। यस अब जो मेरा पॉइंट है वो 1 के लिए बाहर वाला कॉन्सेप्ट रखेगा, आउटसाइड का, और 2 के लिए इनसाइड का कॉन्सेप्ट रखेगा। क्या मेरी बात Yes, समझ में आ रही है आपको? यस तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है KQ/डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और Yes. इनसाइड के लिए फॉर्मूला होता है जितना कि उसके सरफेस पे था। अरे नहीं समझा? यस सर। हाँ हाँ सब कोई समझ- सब कोई सब कोई सब समझ कोई गए। क्या मेरे इस बात को, फाइनल टच को अभी आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 1 के Yes. लिए, 1 स्फीयर के लिए मेरा पॉइंट सरफेस के बाहर, अगर 1 स्फीयर के लिए मेरा पॉइंट सरफेस के बाहर है सर, ये हम सब लोग- शेल है ना? हाँ ये सब शेल है ना सर? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक हम ये नहीं कहें कि सॉलिड स्फीयर है तब तक आप चार्ज अंदर ना लें, ये शेल ही है। 1 पॉइंट के लिए हमारा जो पॉइंट, 1 स्फीयर के लिए जो हमारा पॉइंट है वो सरफेस के बाहर है, तो फॉर्मूला होगा ना KQ/डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यस सर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x है, और 2 के लिए वो सरफेस के अंदर है। तो भाई सरफेस के अंदर अगर पॉइंट है तो वहां का पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। बोलो समझा? हाँ सर। हाँ
तो 2 के सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू, के क्यू वन अरे सॉरी यहाँ 2 होगा ना, यहाँ 2 होगा के क्यू 2 बाई 2 का रेडियस, और 2 का रेडियस कितना लिखा हुआ था? B. बी। बी। किसी को कोई डाउट? नो कोई भी किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन देंगे। अच्छा, अगर मेरे पास ये पॉइंट होता, मेरे पास ये पॉइंट होता y डिस्टेंस अवे, तो y डिस्टेंस अवे अगर मेरे पास P2 पॉइंट है, तो बताओ y डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम कैसे निकालते? सर के क्यू वन बाय वाई प्लस के क्यू टू बाय वाई। 1 के लिए भी आउट वाला फॉर्मूला लगाते और 2 के लिए भी आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाते, बोलो सही है? यस यस तो सर। लिखते के Q1 बाई वाई और प्लस के Q2 बाई वाई, दोनों के लिए बाहर बाहर, सेंटर से डिस्टेंस y। यस सर। क्या आप सबको मेरी बात समझ? देखो एक्चुअली एक का यस सुन के हम सबको नहीं बोल सकते कि सबका यस है। क्या आप सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन, टॉपिक खत्म। क्वेश्चन ये कहता है फॉर एनी सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज Q and radius R, if minus Q naught moves from center to point at half of radius, find work done। आपको वर्क डन निकालना। क्या बोलता आंसर, जीरो या नॉन जीरो? सर नॉन जीरो। None zero. नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, वेरी गुड। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जब आप इसका आंसर निकालने बैठते हैं तो आपको ये पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। याद आया? यस यस सर। चार्ज इस बार निगेटिव है तो माइनस क्यू नॉट इंटू चेंज इन पोटेंशियल, माइनस क्यू नॉट, और चेंज इन पोटेंशियल में हम लोग लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। जब हम लोग फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे, देखिए मेरे पास समय नहीं है, हमको इसको तुरंत खत्म करना है, तो हम एक बार में फाइनल आंसर लिख रहे हैं। तो क्या हम लिखेंगे के क्यू बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस r बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपका फाइनल पॉइंट तो रेडियस के हाफ में था, यस और इनिशियल पॉइंट सेंटर पे है के क्यू बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर, सेंटर पे था तो स्मॉल r 0। यस बस आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सब कोई अपना अपना माइक ऑन करो, मेरे से 1 मिनट बात कर लो, बात खत्म करें। आपको चीजें है ना समझ में आई या नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। very very important for your numerical purpose, very important for your numerical purpose. Is this clear? Yes, sir. यस चलो, सर। ये था तुम्हारे पास पूरा का पूरा गॉसेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, सब एक साथ आपका खत्म। नेक्स्ट डे से कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग है ना यहाँ तक सबको है ना अगले दिन देख के बैठेंगे, और फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, सारा फॉर्मूला अगले दिन याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोगों को आगे अब है ना कैपेसिटर में काम करना है। गॉसेस थ्योरम का न्यूमेरिकल्स पूरा का पूरा HCV सॉल्व करो। जहां डाउट हो आप है ना बैच में आने के पहले है ना आप उस डाउट को चैट सेक्शन में भेज दीजिए, बस बैच में हमको याद दिला दीजिए। ओके ओके सर। Yes, sir. चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डे से आगे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.